कभी आपने पूरी शिद्दत से किसी को चाहा है? हर सुबह उसकी मुस्कान से दिन की शुरुआत की हो, हर रात उसके ख्यालों में खुद को खो दिया हो, और फिर एक दिन उसी इंसान ने कह दिया, मैं आपके लिए वही नहीं महसूस करता हूं। एक सेकंड के अंदर आपकी सारी दुनिया बिखर जाती है। आपके अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि पूरा ढह जाता है। प्यार में रिजेक्ट होना सिर्फ न कह देना नहीं होता, ये उस सपने को मरते देखना होता है जिसे आपने आंखों में पल पल जिया था। ये खुद पर सवाल उठाने जैसा होता है, क्या मुझ में कुछ कमी थी? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? लेकिन आज हम सिर्फ दर्द की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि प्यार में रिजेक्ट होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है, कैसे इससे निकला जा सकता है, कैसे उसी रिजेक्शन को अपनी ताकत बना सकते हैं, और कैसे कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से उसी इंसान को अपनी वैल्यू का एहसास कराया जा सकता है। पार्ट 1, प्यार में रिजेक्ट क्यों किया जाता है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस। किसी ने आपको ठुकरा दिया, एक इंसान जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया था, जिसकी एक मुस्कान से आपका पूरा दिन बन जाता था, जिसके एक मैसेज का इंतजार आप पूरी रात जागकर करते थे, जिसके लिए आपने खुद को बदला, सुधारा, संवारा। आज उसी इंसान ने कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान जिसने कभी कहा था तुम सबसे खास हो, वही आज आपके मैसेज का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता? क्या आपने कुछ गलत किया? क्या आप उतने अच्छे नहीं थे जितना आपने खुद को बनाया था? या फिर प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है? यहाँ से साइकोलॉजी की असली कहानी शुरू होती है। 1, इमोशनल कनेक्शन की कमी, फीलिंग वर्सेस फीलिंग। कई बार हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमें उतना ही चाहता है, लेकिन ये प्यार नहीं, बस इमोशनल इल्यूजन होता है। सामने वाला आपके साथ है लेकिन कनेक्ट नहीं है। एक गहरी बात याद रखो, लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, पूरा नहीं, गहराई से। आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, गिफ्ट्स, टाइम, केयर, लेकिन अगर वो आपको फील नहीं करता तो वो कभी आपको चुन नहीं करेगा। 2, आपकी वैल्यू को हल्का समझना, ओवर अवेलेबिलिटी सिंड्रोम। एक बहुत कड़वा सच, जो चीज हर वक्त हर जगह मिल जाए उसकी कद्र कौन करता है। प्यार में हम खुद को इतना ज्यादा दे देते हैं कि हमारी मौजूदगी एक आदत बन जाती है, और आदत की कीमत कभी भी दिल से नहीं लगती। जब आप अपनी हर खुशी, हर वक्त, हर प्राथमिकता किसी और के नाम कर देते हैं तो सामने वाला आपको लेना शुरू कर देता है फॉर ग्रांटेड। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर पाया गया प्यार बहुत जल्दी अपने साथ इज्जत भी ले जाता है। 3, फियर ऑफ कमिटमेंट। लोग क्यों भाग जाते हैं? बहुत से लोग किसी के करीब आ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब ये रिश्ता गहराता जा रहा है, वो डर जाते हैं। शायद उन्होंने किसी पुराने रिश्ते में खुद को खो दिया था, शायद उनके अंदर हीन भावना है कि वो किसी को खुश नहीं रख सकते, या शायद वो बस खेल खेल रहे थे और आपको सीरियस हो जाना भारी लगने लगा। ये सब साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जहां इंसान अपने डर से बचने के लिए आपको ही दोषी ठहराता है। 4, टाइमिंग का गलत होना। सही इंसान, गलत समय। कभी कभी प्यार सच्चा होता है लेकिन समय साथ नहीं होता। आप पूरी शिद्दत से प्यार करते हो, लेकिन सामने वाला अभी भी अपने ट्रॉमा में जी रहा होता है। वो प्यार को महसूस करना चाहता है, लेकिन उसका दिल अभी तक पुराने जख्मों से भरा होता है। ऐसे में वो आपको रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि आप गलत हो, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो खुद सही नहीं है। 5, प्यार या सिर्फ अट्रैक्शन, टेम्पररी कनेक्शन। आधुनिक रिश्तों में कई बार लोग लव और लस्ट के बीच फर्क नहीं कर पाते। जो शुरुआत में इंटेंस पैशन लगता है, वो धीरे धीरे बोरियत में बदल जाता है। जैसे ही नॉवेल्टी खत्म होती है, फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं। रियलिटी चेक, आपने जिससे प्यार किया, क्या वो भी वाकई आपसे प्यार करता था, या बस उस अटेंशन से जिसे आपने दिया? 6, वो किसी और से जुड़ा होता है। इमोशनल चीटिंग का साइलेंट ट्रूथ। कई बार सामने वाला किसी और से पहले से इमोशनली जुड़ा होता है, या फिर किसी और की तरफ ध्यान दे रहा होता है, और आपको बस ऑप्शन भी बना रखा होता है। जब तक उनका मेन अटेंशन कहीं और होता है, आप सिर्फ एक कंफर्ट जोन की तरह काम करते हैं, और जैसे ही उन्हें क्लैरिटी मिलती है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 7, कंपैरिजन ट्रैप। वो किसी और को ज्यादा बेहतर मानता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कंपैरिजन बहुत कॉमन है। सामने वाला आपको किसी इन्फ्लुएंसर, एक्स पार्टनर या किसी और से कंपेयर करता है, और जब उसे लगता है कि आप उस इमेजिनेशन से मेल नहीं खाते, वो रिजेक्ट करने का बहाना ढूंढ लेता है। ब्रूटल साइकोलॉजी। लोग आपको आपकी अच्छाइयों से नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों की फिल्टर से देखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सामने वाला आपको रिजेक्ट करता है क्योंकि आप कमजोर थे, या इसलिए क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज्यादा थे, जिसकी उसे समझ ही नहीं थी? लेकिन अब असली सवाल ये है, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो उसका असर हमारे दिमाग,
आत्मविश्वास और व्यवहार पर कितना गहरा होता है। क्या ब्रेन भी हार मान लेता है या वो हमें दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है? जानिए अगले पार्ट में। प्यार में रिजेक्ट होने के बाद हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है, ह्यूमन ब्रेन के रहस्य, डार्क साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। पार्ट 2, प्यार में रिजेक्ट होने के बाद दिमाग में क्या होता है, ब्रेन का साइकोलॉजिकल झटका। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, मुझे स्पेस चाहिए। जब कोई इन शब्दों के जरिए हमें छोड़ देता है तो ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, हमारा दिमाग भी अंदर से हिल जाता है। और यही है वो जगह जहां से शुरू होता है इमोशनल ब्रेकअप का साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल स्टॉर्म। 1, रिजेक्शन, शॉक, फिजिकल पेन। हाँ, ब्रेन इसे दर्द समझता है। शोध बताते हैं कि जब हमें कोई रिजेक्ट करता है तो हमारे ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो शारीरिक चोट के समय होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यानी जब कोई कहता है दिल टूट गया तो वो सिर्फ कहावत नहीं होती, वो ब्रेन में चल रहा असल दर्द होता है। ये वही दर्द है जो किसी एक्सीडेंट, चोट या जलने पर महसूस होता है। इसलिए आप बेचैनी, थकान, भारीपन और यहाँ तक कि सीने में टाइटनेस महसूस करते हैं। तो सेल्फ वर्थ पर सीधा हमला। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? जैसे ही रिजेक्शन मिलता है ब्रेन में एक लूप शुरू हो जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं किसी के लायक नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? ये लूप सीधा अटैक करता है आपके सेल्फ एस्टीम पर। आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, मिरर में अपना चेहरा अजनबी लगने लगता है। रियलिटी, हम रिजेक्शन को अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल की तरह लेने लगते हैं, जबकि रिजेक्शन कई बार सिर्फ सिचुएशन या दूसरे इंसान की कमजोरी होती है। 3, डोपामीन क्रैश। ब्रेन की लत टूटती है जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो इंसान हमारे लिए एक डोपामाइन सोर्स बन जाता है। हर मैसेज, हर स्माइल, हर कॉल एक डोपामाइन शॉट होता है। लेकिन जब वो इंसान अचानक चला जाता है तो ब्रेन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। मेरे डोपामाइन का सोर्स गया कहाँ? ये एकदम वैसा ही है जैसे कोई शराबी अचानक नशा छोड़ दे। विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, नींद ना आना, इरिटेशन, ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजी, फैक्ट, लव विथड्रॉल और ड्रग विथड्रॉल का दिमागी असर लगभग एक जैसा होता है। चौथा, मेमोरी लूप। ब्रेन बार बार उसी को दोहराता है। ब्रेकअप के बाद हमारा ब्रेन बार बार उन्हीं पलों को दोहराने लगता है जो उस इंसान से जुड़े थे। वो पहली बार जब उसने मेरा हाथ थामा था, उसकी हंसी, वो वादा जो उसने किया था, ये सब कुछ हिपोकैम्पस नाम के ब्रेन हिस्से में स्टोर हो चुका होता है। और इमोशनल ट्रिगर मिलने पर ब्रेन इन्हें बार बार दिखाता है जैसे कोई टॉर्चर लूप हो। यही वजह है कि जितना हम भूलना चाहते हैं उतना ही वो याद आता है। 5, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। दिमाग का रिएक्शन मोड। रिजेक्शन के बाद हमारा ब्रेन 3 मोड में से एक एक्टिव करता है। फाइट मोड, मैं उसे वापस पाकर रहूंगा। फ्लाइट मोड, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब छोड़ दो। फ्रीज मोड, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। यह सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। ब्रेन यही सोचता है कि यह खतरा है और इससे निपटना जरूरी है। पर इसमें सबसे बड़ा खतरा होता है इमोशनल पैरालिसिस, जहां आप दुनिया से कट जाते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। 6, मिरर न्यूरॉन्स। सामने वाला भले गया, उसकी मौजूदगी दिमाग में रह जाती है। हमारे दिमाग में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये वो सेल्स हैं जो हमें दूसरों की भावनाएं महसूस कराते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो इन न्यूरॉन्स की वजह से वो इंसान हमारे दिमाग में प्रेजेंट बना रहता है, भले ही वो हमारे साथ ना हो। इसीलिए उसके चले जाने के बाद भी हमें लगता है वो आज भी यही है। उसकी याद क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसका नक्शा हमारे ब्रेन में अभी भी जिंदा है। 7, रियलिटी डिस्टॉर्शन। शायद वो लौट आए। ब्रेकअप के बाद हम बार बार खुद को यही कहते हैं, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता, अगर मैं वो गलती ना करता, शायद अभी भी वो मुझसे प्यार करता है। ये सोच दिमाग की खुद को बचाने वाली कोशिश होती है। रियलिटी को स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए ब्रेन एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना देता है जहां वो इंसान फिर से वापस आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस इल्यूजन में जीना चाहते हैं या अपनी सच्चाई को गले लगाना चाहते हैं? अब सवाल उठता है, जब दिमाग रिजेक्शन से जूझता है तो क्या हम इस दर्द को सिर्फ सहें या उससे निकलने का कोई साइकोलॉजिकल तरीका भी है? क्या ऐसे कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनसे हम खुद को प्यार में रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मजबूत बना सकें, खुद की वैल्यू को वापस पा सकें और उस इंसान को भी ये एहसास करा सकें कि उसने किसे खो दिया? जानिए अगले भाग में, प्यार में रिजेक्ट होने के बाद खुद को दोबारा कैसे उठाएं। डार्क साइकोलॉजिकल हीलिंग ट्रिक्स। पार्ट 3, प्यार में रिजेक्ट होने के बाद खुद को दोबारा कैसे उठाएं। डार्क साइकोलॉजिकल हीलिंग ट्रिक्स। 1, दर्द को कुचलो नहीं,
गले लगाओ। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम दर्द से भागते हैं, पर साइकोलॉजी कहती है व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, यानी जिससे भागोगे वो और बढ़ेगा। तो पहला कदम है दर्द को स्वीकार करो। अपने आप से कहो, हाँ मुझे तकलीफ है लेकिन मैं इससे गुजरूंगा, दबाऊंगा नहीं। जब आप भावनाओं को नाम देते हैं तो उनका असर कम होने लगता है। उन्हें पहचानो, जोर से रो लो, लिख लो, चिल्ला लो, लेकिन दबाओ मत। यही होगा तुम्हारा पहला हीलिंग पॉइंट। नो कॉन्टैक्ट रूल। अपनी वैल्यू का पहला हथियार जैसे ही आप रिजेक्ट होते हो, आपका मन कहता है उसे कॉल करो, टेक्स्ट करो, वापस पालो। लेकिन यही होता है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मिस्टेक। रूल कम से कम 30 से 60 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ। क्यों? ये आपके दिमाग को डिटॉक्स करता है, डोपामीन की लत टूटती है, आप इमोशनली कंट्रोल में आने लगते हो, और सबसे जरूरी, आप सामने वाले को मिसिंग ट्रिगर भेजते हो। जब आप गायब हो जाते हो तो सामने वाला आपकी वैल्यू महसूस करता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज योर डार्क पावर। अपनी पहचान को फिर से लिखो, आइडेंटिटी शिफ्ट ट्रिक। जब कोई आपको छोड़ता है तो आप खुद को रिजेक्ट के लेबल से देखने लगते हो। अब वक्त है उस लेबल को रीराइट करने का। ट्रिक, आइडेंटिटी फ्लिप। खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करो जिसे खोना सामने वाले की सबसे बड़ी गलती थी। मिरर में देखो और खुद से बोलो, मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया, मुझे अनदेखा किया गया, और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। खुद की पुरानी फोटोज देखो, उन चीजों को याद करो जिनसे तुम खुश रहते थे। खुद की नए सिरे से ब्रांडिंग शुरू करो। नई लुक्स, नया स्टाइलिंग, जिम, किताबें, पैसा। खुद को वो बनाओ जिसे देखकर सामने वाला पछताए। सक्सेस की आग में खुद को तपा दो। ब्रेकअप के बाद जो सबसे खतरनाक फ्यूल मिलता है वो है इमोशनल एनर्जी, और जो लोग इस एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं वो बनते हैं लेजेंड्स। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम को भी रिजेक्शन झेलना पड़ा था। अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था आवाज की वजह से। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को सक्सेस की मशीन में बदल दिया। तुम भी कर सकते हो। ब्रेकअप के बाद अपना सारा फोकस करियर, फिटनेस और मनी गेम में डाल दो, ताकि एक दिन जब सामने वाला तुम्हें देखे तो उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजे, शायद मुझसे गलती हो गई। शैडो वर्क, डार्क साइकोलॉजी का अंदरूनी सफर। शैडो वर्क एक पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक है जहां आप अपने अंदर छुपे दर्द, गुस्से, कमी और डर को एक्सेप्ट करना सीखते हो। कैसे करें शैडो वर्क? रात को अकेले बैठो, लाइट बंद करो, खुद से सवाल पूछो, मुझे किस रिजेक्शन ने सबसे ज्यादा तोड़ा? मैं किसके वैलिडेशन के पीछे भाग रहा हूँ? मुझे खुद से डर क्यों लगता है? इन सवालों का जवाब लिखो। हर दिन खुद से एक पेनफुल सवाल पूछो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर का वो हिस्सा दिखेगा जो आज तक छुपा था, दबा था, लेकिन असली था। शैडो वर्क तुम्हें इमोशनल वॉरियर बनाता है। रिजेक्शन को रिप्रोग्राम करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी हैक, हमारा दिमाग पुराने पैटर्न में फंसा रहता है, लेकिन न्यूरो साइंस कहता है आप नए थॉट्स से दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। रिजेक्शन को रिफ्रेम करने के लिए एफर्मेशंस। रिजेक्शन मुझे सही दिशा में ले गया। मेरी कीमत किसी के प्यार से नहीं, मेरी सोच से तय होती है। मैं जिसे चाहता था वो मेरे लायक नहीं था। जो चला गया उसने मेरी कहानी को खूबसूरत मोड़ दिया। हर सुबह 5 मिनट इन एफर्मेशंस को जोर से बोलो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा और तुम सच में बदल जाओगे। इनर सर्कल को अपग्रेड करो, क्योंकि हीलिंग एनवायरनमेंट मैटर्स। रिजेक्शन के बाद सबसे बड़ा खतरा है नेगेटिव लोगों का सर्कल, जो या तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम्हारे दर्द को हल्के में लेंगे। अब वक्त है इनर सर्कल को अपग्रेड करने का। ऐसे लोग खोजो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें। बुक्स, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल वीडियोस, ये तुम्हारे नए दोस्त बनाओ। टेम्पररी अकेलापन चुनो, परमानेंट पॉइजन लोगों से बेहतर है। रिमेंबर, एनवायरनमेंट को बदलोगे तो माइंडसेट अपने आप बदलेगा। अब सवाल ये है, अब जब तुम खुद को उठा चुके हो तो क्या तुम वो कर सकते हो जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं वैल्यू रियलाइजेशन ट्रिगर? क्या ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने एक्स को अंदर तक झकझोर सकते हो, उसे बिना बोले ये एहसास करा सकते हो कि उसने किसे खो दिया, और कैसे आप उसके दिमाग में दोबारा रिग्रेट का बीज बो सकते हो? जानिए अगले भाग में डार्क साइकोलॉजी से अपने एक्स को अपनी वैल्यू का एहसास कैसे कराएं। पार्ट 4, डार्क साइकोलॉजी से अपने एक्स को अपनी वैल्यू का एहसास कैसे कराएं। 1, साइलेंट री एंट्री टेक्निक। शांति की सबसे ज्यादा आवाज होती है जब आप किसी के लाइफ से पूरी तरह गायब हो जाते हो और फिर अचानक बिना कुछ कहे अपनी नई चमक के साथ दिखते हो तो सामने वाला अंदर से हिल जाता है। इससे पैदा होता है क्यूरियोसिटी प्लस इनसिक्योरिटी प्लस रिग्रेट का डेडली कॉम्बो। कैसे करें? सोशल मीडिया पर एकदम चुप हो जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर एकदम से कम बैक करो। बेहतर फोटोज, न्यू लुक, दोस्तों के साथ मस्ती, कुछ ऐसा पोस्ट करो जिससे इनडायरेक्ट मैसेज जाए
आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई डोंट नीड यू। यही होता है साइकोलॉजिकल अटैक, जो सामने वाले के दिमाग में लूप शुरू कर देता है। क्या उसने मुझे भुला दिया? क्या वो सच में खुश है? क्या मैं गलत था? डोपामाइन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, ब्रेन केमिस्ट्री का गेम। जब आप ब्रेकअप के बाद गायब हो जाते हैं तो सामने वाला जो आपके साथ डोपामाइन हाई महसूस करता था वो धीरे धीरे मिसिंग बन जाता है। अब अगर आप इंटेलिजेंटली सोशल मीडिया या म्यूचुअल फ्रेंड लूप में अपनी अपग्रेडेड लाइफ के हिट्स दिखाओ तो उसका दिमाग खुद कहता है वो तो और ज्यादा खुश दिख रही है, शायद मैं ही बेकार थी। यही होती है डोपामाइन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। 3, द इनडायरेक्ट डायरेक्ट मूव, मिरर न्यूरॉन्स। हैक ये ट्रिक साइकोलॉजी में मिरर न्यूरॉन इफेक्ट पर आधारित है। जब सामने वाला आपको खुश, कॉन्फिडेंट और स्टेबल देखता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन फीलिंग्स पैदा होती हैं। वो सोचता है उसका तो कुछ गया ही नहीं, शायद उसे मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता, और ये चुभन धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाती है। इसलिए हर इंटरैक्शन इनडायरेक्ट रखो। कोई सीधा सवाल जवाब नहीं, बस एटीट्यूड और कामनेस से दिमाग पर हमला करो। सामने वाला खुद अंदर से टूटेगा। 4, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अब मैं वो नहीं रही। ब्रेकअप के बाद सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप रोएंगे, टूटेंगे, गिरेंगे, लेकिन जब आप उसके सामने एकदम कॉन्फिडेंट, अनबॉदर्ड और ग्लो अप मोड में दिखते हो तो दिमाग उसे झटका देता है। ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। इस इफेक्ट को कहते हैं इमोशनल कॉन्ट्रास्ट, और ये सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल रियलाइजेशन ट्रिगर है। टिप्स: म्यूचुअल फ्रेंड को इनडायरेक्टली रीच करो कि तुम्हारी लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है। स्टेटस, स्टोरी या रियल लाइफ अपडेट से ये संकेत भेजो कि तुम बदल चुके हो। 5, वैल्यू रिवर्सल टेक्निक। जब आप जरूरत बनते हो ब्रेकअप के बाद, जब आप अपना लुक्स, नॉलेज, लाइफस्टाइल और सोशल प्रेजेंस इंप्रूव करते हो तो सामने वाला सोचता है अब तो वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। अब एक चीज जरूरी है, खुद को उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखो, क्योंकि दिमाग जो चीज दुर्लभ हो जाती है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगता है। बस यही साइकोलॉजी तुम इस्तेमाल करोगे। 6, द स्केर्सिटी इफेक्ट। तुम मुझे हर बार नहीं पा सकते। रिजेक्शन के बाद जो सबसे खतरनाक गेम बनता है वो होता है स्कैर्सिटी। जैसे जैसे आप अनदेखा करते जाते हो, जैसे जैसे आप सामने वाले से खुद को दूर करते हो, वैसे वैसे उसका दिमाग आपको गोल्ड स्टैंडर्ड मानने लगता है। क्या करें? अवॉइड रिप्लाइंग फास्ट, नो मोर इमोशनल टेक्स्ट, नो स्टेटस फॉर अटेंशन। सिर्फ क्लास, मिस्ट्री और साइलेंस साइकोलॉजी कहती है स्कैर्सिटी इंक्रीजेस डिमांड। 7वां, न्यू अट्रैक्शन टीज, स्पार्क ऑफ जेलसी। कभी कभी किसी की वैल्यू को महसूस करवाने के लिए थोड़ी सी जलन जरूरी होती है। अगर सामने वाला आपको किसी नए दोस्त या ऑपोजिट जेंडर के साथ देखता है तो उसके अंदर एक डार्क ट्रिगर एक्टिवेट होता है। क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? और वहीं से शुरू होता है री-इवैल्यूएशन और पोजेसिवनेस फ्लैशबैक। बस ध्यान रहे, ये चीज सटल और क्लासी होनी चाहिए। जलन दिखाओ, गंदगी नहीं। 8, फाइनल मेंटल शिफ्ट। अब तुम जरूरत नहीं, एक अचीवमेंट बन चुके हो। जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपके एक्स के माइंड में आप एक अचीवमेंट फिगर की तरह उभरते हो। वो सोचता है काश मैंने इसे रोका होता, काश मैंने इसे और समझा होता। यहीं पर पूरी साइकोलॉजी काम करती है। रिग्रेट प्लस गिल्ट प्लस लॉस बराबर वैल्यू रियलाइजेशन। अब सवाल ये है, अगर सामने वाला अब वापस आने की कोशिश करे तो क्या उसे माफ करना सही होगा, या ये सिर्फ उसका ईगो और टेम्पररी गिल्ट है? कैसे पहचाने सच्चा पछतावा और नकली वापसी? जानिए अगले भाग में। ब्रेकअप के बाद एक्स वापस आना चाहे तो क्या करना चाहिए? साइकोलॉजी का फैसला। पार्ट 5, जब एक्स लौटना चाहे तो साइकोलॉजी क्या कहती है? 1, एक्स का वापसी का असली कारण क्या है? प्यार या मजबूरी? सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, क्या वो इंसान आपके पास वापस आ रहा है क्योंकि वो आपको मिस करता है, या इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई और नहीं है? साइकोलॉजिकल साइन, जब कोई इंसान सच्चे इरादे से वापस आता है तो वो आपकी गलतियों को नहीं गिनवाता बल्कि खुद की गलतियों को स्वीकार करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपना खालीपन भरने के लिए आ रहा है तो वो आपको फिर से इमोशनल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। 2, टेस्ट ऑफ टाइम, क्या वो बदल चुका है? साइकोलॉजी कहती है टेम्पोररी इमोशंस गिव टेम्पोररी पीपल। अगर किसी को आपके बिना रहने में कुछ दिन मुश्किल लगे और वो लौट आया तो इसका मतलब है उसने आपकी कमी नहीं, अपनी कंफर्ट की चिंता की है। क्या करें? उसे जल्दी वापस एक्सेप्ट मत करो। पहले ऑब्जर्व करो कि क्या उसकी बातें और एक्शंस में कंसिस्टेंसी है। क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है? क्या अब वो उन बातों पर ध्यान दे रहा है जो पहले नजरअंदाज करता था? 3, ईगो रिटर्न वर्सेस हार्ट रिटर्न। 2 प्रकार की वापसी। ईगो बेस्ड रिटर्न, वो आपको तब याद करता है जब आप किसी और के साथ दिखते हो। आपकी सक्सेस उसे अनकंफर्टेबल करती है, उसकी लाइफ में बोर्डम है, अब उसके पास कोई नया ऑप्शन नहीं बचा। रिजल्ट, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो दोबारा वही पैटर्न दोहराएगा। हार्ट बेस्ड रिटर्न,
वो खुद की गलतियों पर जेन्युइनली शर्मिंदा है। आपकी ग्रोथ से वो खुश है, जलन नहीं। वो आपसे बातचीत में डोमिनेंस नहीं चाहता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। उसने खुद को इमोशनली अपग्रेड किया है। रिजल्ट, अब रिलेशन फिर से बन सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टेबल होना चाहिए। चौथे, एक्स की वापसी के साइकोलॉजी साइंस, सच्चे या नकली। सच्चा पछतावा पहचानने के साइकोलॉजिकल संकेत। वो पास्ट के बारे में बात करता है, लेकिन ब्लेम नहीं करता। आपकी प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश करता है, बार बार कांटेक्ट नहीं करता, स्पेस देता है, खुद को पहले से बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। दिखावे में नहीं, कंसिस्टेंसी में नकली वापसी के संकेत। इमोशनल ब्लैकमेल जैसे बातें, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जाऊंगी। गिल्ट ट्रिप देना, तुम्हारी वजह से मैं अकेला हूं। अचानक जरूरतों के वक्त लौट आना, दूसरों को सुनाने के लिए आपके पास आना। 5, सेल्फ वर्थ टेस्ट। क्या आप खुद से सच्चे हो? जब एक्स लौटता है तो सबसे पहला सवाल खुद से करो, क्या मैंने खुद को हील किया है? क्योंकि अगर आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप फिर से उसी साइकिल में फंस सकते हैं। साइकोलॉजिकल एडवाइस, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करो, किसी भी बात पर तुरंत इमोशनल मत बनो, लॉजिक से सोचो, याद रखो, प्यार दोबारा हो सकता है पर दर्द दोबारा नहीं होना चाहिए। 6, एक्स को माफ करना चाहिए या नहीं। साइकोलॉजी का न्यूट्रल वर्डिक्ट, माफ करना एक हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन माफ करके दोबारा वही रिलेशन शुरू करना या नहीं, ये आपके और उस इंसान के मैच्योरिटी लेवल पर डिपेंड करता है। साइकोलॉजी सजेस्ट, अगर पिछली बार ट्रस्ट टूटा था तो वापस आने पर सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग टेस्ट हो। अगर इमोशनल मैनिपुलेशन पहले हुआ था तो अब प्रूफ ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप एक बेटर वर्जन बन चुके हो और सामने वाला भी, तभी वापसी संभव है, वरना वापसी सिर्फ एक कंफर्ट जोन होगी जो फिर से टॉक्सिक बन सकता है। साथ रिस्पेक्ट टेस्ट, जो इज्जत नहीं करता वो प्यार नहीं करता। प्यार और इज्जत अलग अलग नहीं होते। अगर एक्स अब भी आपके फैसलों, दोस्तों, टाइम, गोल्स की इज्जत नहीं करता तो वो सिर्फ अकेलेपन से बचना चाहता है। रिमाइंडर, प्यार बिना रिस्पेक्ट के कभी सेफ नहीं होता और रिटर्न विदाउट रिस्पेक्ट इज अ ट्रैप। अब सवाल ये है, क्या ब्रेकअप के बाद दोस्त बने रहना सही है या ये सिर्फ फीलिंग्स को दबाने का तरीका है? क्यों कई बार दोस्ती का नाम लेकर फीलिंग्स को मारा जाता है? जानिए अगले भाग में, क्या एक्स के साथ दोस्त बनकर रहना ठीक है? There's a hidden psychology of emotional attachments. Step 5, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम टेबल नहीं, टाइम ओनरशिप। टाइम टेबल से डर मत खाओ, उसे अपना हथियार बनाओ। डेली टाइम ब्लॉक्स बनाओ, 7 से 8 बजे, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन 2 से 3 बजे, MCQ प्रैक्टिस 8 से 9 बजे शाम, डाउट क्लियरेंस, नोट्स मेकिंग। जब समय को स्लॉट में बांटते हो तो माइंड खुद ब खुद डिसिप्लिन में आ जाता है। स्टेप 6, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अकेले मत लड़ो, जब तक कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होता तब तक आलस जीत जाता है। बनाओ अपना स्टडी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। फ्रेंड को बताओ, आज 2 घंटे पढ़ूंगा। रोज टेलीग्राम या नोट्स ऐप में अपना डन लिस्ट डालो। वीक में एक बार खुद को टेस्ट करो। जब तुम किसी को जवाबदेह हो जाते हो तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। स्टेप 7, रिवॉर्ड सिस्टम। माइंड को ट्रीट दो। मानव दिमाग रिवॉर्ड ड्रिवन है। पढ़ाई के बाद खुद को कुछ दो। 1 घंटा पढ़ाई, शार्क 10 मिनट म्यूजिक, 2 घंटे फोकस, शार्क एक छोटी मीठी चीज, पूरा वीक स्टडी, शार्क संडे को पसंदीदा मूवी। रिवॉर्ड से दिमाग को मोटिवेशन फ्यूल मिलता है। स्टेप 8, ट्रैक योर स्ट्रीक। मोमेंटम का जादू, कैलेंडर लो या ऐप यूज करो। हर दिन की पढ़ाई को मार्क करो। जब 10 दिनों की लाइन बनती है तो दिमाग उसे तोड़ना नहीं चाहता। डोंट ब्रेक द चेन, यही कंसिस्टेंसी का मास्टर की है। स्टेप 9, स्टडी को एनवायरनमेंट से जोड़ो। तुम जिस माहौल में पढ़ते हो वो तुम्हारे कंसिस्टेंसी को डिसाइड करता है। मेक योर स्टडी स्पेस सेक्रेड। नो बेड, ओनली चेयर टेबल। कीप इट क्लीन। एड मोटिवेशन पोस्टर्स, नेचुरल लाइट या सॉफ्ट येलो लैम्प। एनवायरनमेंट खुद बोले, आओ पढ़ाई करें। आपकी खुशियों का कोई और रास्ता खुल सकता है, लेकिन जब आप पुराने रिश्ते में खुद को बांध कर रखते हो तो आप नई खुशियों और नई शुरुआतों से दूर रहते हो। आपका मन हमेशा वही पुराने ख्यालों और रिश्तों में उलझा रहता है। साइकोलॉजी ऑफ अटैचमेंट कहती है, हम किसी भी रिश्ते से जुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को और खुद को समझना चाहते हैं। लेकिन क्या इस दोस्ती के नाम पर हम सच में अपनी भावनाओं की समझ पा रहे हैं या फिर हम सिर्फ अपने पुराने दर्द को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं? चौथा, क्या दोस्ती से आप अपने एक्स को वापस पा सकते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है। क्या आप सच में अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो दोस्ती का रास्ता सिर्फ आपको फिसलन पर ले जाएगा। दोस्ती करने से आपको उस इंसान से जुड़ी पुरानी आकर्षण और चाहत फिर से महसूस होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपके लिए अब उसी तरह वापस आ सकता है। अगर वो किसी और के साथ है
तो आप एक नेगेटिव साइकिल में फंस सकते हैं। आपका दिल उसे वापस चाहने लगेगा और आप उसे खोने का डर और भी बढ़ जाएगा। ये दोस्ती नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच की अट्रैक्शन और फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होती। 5. क्या होगा अगर आप दोस्ती से बाहर निकलते हैं? फ्रीडम की अहमियत। क्या होगा अगर आप एक्स के साथ दोस्ती नहीं करते और अपनी जिंदगी में खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं? कितनी राहत मिलेगी अगर आप उस रिश्ते के बाद अपनी पूरी स्पेस ले लेते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ डिटैचमेंट कहती है, जब हम अपने अतीत से अपनी इमोशनल अटैचमेंट को तोड़ते हैं तो हम खुद को फ्रीडम दे पाते हैं। हम पुराने रिश्ते के बैगेज से मुक्त हो सकते हैं, जो हमें आगे बढ़ने और अपने लिए नए दरवाजे खोलने का मौका देता है। 6. फ्रेंडशिप या रिश्ते की वापसी। किसे चुनना चाहिए? अगर हम दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं तो हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या इस दोस्ती में कोई उद्देश्य है? क्या ये दोस्ती सिर्फ एक इमोशनल रास्ता है जिसमें हम दोनों खुद को अज्ञात जगहों से बचा रहे हैं? साइकोलॉजी कहती है, आपको खुद की मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती के नाम पर उस इंसान के साथ रहना जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े थे, आपके लिए सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन में कोई स्थायी सुधार नहीं लाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने एक्स के साथ दोस्ती करके सिर्फ उसे खोने का डर दूर कर रहे हैं, या आप सच में अपना जीवन उसके बिना जीने के लिए तैयार हैं? क्या सच में आप एक दूसरे के लिए बने हैं, या आप सिर्फ अकेलेपन से जूझ रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपके मन में उलझा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसका समाधान बताएंगे। क्या पुराने रिश्तों से बाहर निकलना सच में आसान है? हाउ टू लेट गो एंड मूव ऑन। प्यार में रिजेक्ट होना एक पेनफुल ट्रूथ है, लेकिन ये आपकी लाइफ का अंत नहीं, ये एक न्यू बिगिनिंग है, एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बदलने का, खुद से प्यार करने का। तो अगली बार जब कोई कहे कि you're not enough, आपका जवाब होना चाहिए, maybe not for you, but for myself, I'm more than enough। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो यकीन मानिए, आप अपने दर्द से बाहर आने का पहला कदम रख चुके हों। अब इसे अधूरा मत छोड़ो, खुद को दोबारा बनाओ, और इस बार पहले से भी बेहतर। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो आज रिजेक्शन का दर्द झेल रहे हैं, क्योंकि दर्द बांटने से नहीं, समझने से कम होता है।